हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी यूनिट का वन शॉट लेके आया हूँ भाई। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। और आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई क्या ये वीडियो सफिशिएंट है। सो आई विल से कि भाई लास्ट तक देखना सारी। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी PYQs आ चुके हैं, मैं सारे कवर करवाऊँगा इसी वीडियो में। और देखो, मैं सारे अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई टू गिव यू समरी ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसमें मैंने सारे नोट्स दे रखे हैं और ये पूरा वन शॉट है, मतलब 1 से लेकर 5th यूनिट तक मैंने सारी कवर कर रखी है इसमें। तो भाई लोग, अब हम अपनी यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी यूनिट 1 है उसमें हम मेनली जो डिस्कशन होता है वो ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में होता है। ह्यूमन वैल्यूज़ और वैल्यू एजुकेशन, यानी कि वैल्यू एजुकेशन। तो मतलब मेनली इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू एजुकेशन हमारी क्यों ज़रूरी होती है, उसकी क्या ज़रूरत होती है। सो अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहला सवाल है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़, व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन, और हाउ डज वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन फुलफिलिंग वंस एस्पिरेशंस। ठीक। तो यहाँ पे लिख रहा है, देखो, करेक्टर बेस्ड एजुकेशन इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। और जो ये हमारा सब्जेक्ट होता है तो हमें ये सिखाता है कि जो हमारी चीज़ें वैल्यूबल है ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए। तो जो वीडियो होती है आपको चीज़ें बताती है जो आपकी हैप्पीनेस के लिए वैल्यूएबल है। हैप्पीनेस के लिए जो वैल्यूएबल चीज़ है वो बेसिकली वीडी बताती है आपकी। ठीक है। और इसमें देखो, ये भी बताती है कि जो इंसान है उसको अपनी सोच और बिहेवियर कैसे सुधार सकता है वो। तो यहाँ पे देखो, वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुअलाइज आवर गोल्स करेक्टली। और ये इंश्योर करती है कि भाई तुम नेचर के साथ, अपने आसपास वालों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ हार्मनी में कैसे रह सकते हो। तो वैल्यू एजुकेशन की जो फॉर्म्स है वो बेसिकली थॉट्स है, हमारे बिहेवियर से और हमारे एक्शन से। तो यही होता है। देखो, पहला सवाल तो ऐसे ही आएगा आपका कि वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। तब अपनी मूव करते हैं दूसरे सवाल पे। वैल्यू एजुकेशन बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें वैल्यूएबल है। व्हाट इज़ वैल्यूएबल, सबसे पहली बात तो ये हो गई। और आप अपनी सोच और बिहेवियर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो वैल्यू एजुकेशन की कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती है, वो क्या क्या होती है। सबसे पहले तो भाई ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल होता है मतलब कि सबके लिए, सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक आदमी हो तो भाई आप पे भी होएगी एप्लीकेबल ये बात, और अगर आप औरत हो तो आप पे भी। यानी कि ना तो इसमें कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, रिलीजन, किसी की भी चीज़ का डिफरेंस नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबके लिए सेम होती है, यूनिवर्सल होती है। दूसरे नंबर पे रैशनल होती है। रैशनल मतलब कि ब्लाइंड फेथ नहीं होता उसमें। जैसे रिलीजन्स में, काफ़ी रिलीजन्स में होता है कि भाई आप हमको ब्लाइंडली फॉलो करो, बट वैल्यू एजुकेशन नॉट अ रिलीजन। ठीक है, रैशनल होती है, वो लॉजिकली थिंक करते हैं उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल, रैशनल, फिर आती है नेचुरल एंड वेरीफाइबल। मतलब नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है कि जो आपको अंदर से सही लगे। इट हैज़ टू बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू द ह्यूमन बीइंग हु गोज थ्रू द कोर्स। यानी कि उसको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई, ये जो बात बोली जा रही है ये सही बोली जा रही है, गलत नहीं बोल रहा कोई। फिर आते हैं ऑल एनकम्पासिंग। ऑल एनकम्पासिंग का मतलब होता है कि हर चीज़ में कवर कर सकती है। जैसे कि आपकी थॉट्स थॉट्स को कवर करती है, आपके बिहेवियर को कवर करती है, आपके वर्क को कवर करती है, और आपकी रिलेशनशिप्स और रियलाइजेशन, यानी कि सब चीज़ों को कवर करती है और हर लेवल पे करती है। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ों को कवर करती है। यानी कि ये ऑल इनकम्पासिंग है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चीज़ों का ज्ञान इसने दे दिया और कुछ चीज़ में आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए। हर चीज़ बताती है। और फिर आता है लीडिंग टू हार्मनी। जो हार्मनी है भाई, वो एक इम्पॉर्टेंट वो है टॉपिक। हार्मनी से ही रिलेटेड हमारा पूरा UHV है। तो हार्मनी में देखो क्या होता है कि ये प्रमोट करता है कि आपको इंडिविजुअली और आपको सोसाइटी के प्रति
और आपको नेचर के प्रति आपको हार्मनी कैसे बनाई जा सकती है, आप उसके साथ पीस में कैसे रह सकते हो। तो ये होती है आपकी गाइडलाइंस जो वैल्यू एजुकेशन की बेसिक होती है, यानी कि यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल एंड वेरीफाइबल, ऑल एनकम्पासिंग एंड लीडिंग टू हार्मनी। हो सकता है तो इसका ना एक फ्लो चार्ट भी बना देना, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने से जो मतलब थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसे बीच में लिखना कि यहाँ पे गाइडलाइंस, फिर यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल, वेरीफाइबल, ऑल एनकम्पासिंग एंड लीडिंग टू हार्मनी, ऐसे बना देना। अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो देखो, नीड भी हमारी ऑल इन द सेंस वही चीज़ है जो बार बार ऊपर भी बताई गई है आपको, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशंस, यानी कि हमको चीज़ ये खोज देनी चाहिए कि अपना पर्पस क्या है, हमारा एस्पिरेशंस क्या है इस लाइफ में। तो वैल्यू एजुकेशन वो चीज़ सिखाती है। फिर अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल अवर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, यानी कि जो यूएचवी होती है वो हमें ये बताती है कि हमको अपनी एस्पिरेशंस कंटिन्यूटी में कैसे फॉलो करनी चाहिए, फुलफिल कैसे करनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, यानी कि वैल्यूज, तो एक तो वैल्यूज हो गई और एक होती है स्किल्स, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताती है आपकी वैल्यू एजुकेशन। फिर आता है आपका इवेल्युएशन ऑफ बिलीफ्स। देखो, आप बाय बर्थ आपके पेरेंट्स ने भी कुछ ना कुछ रिलीजन या आपको कुछ बिलीफ फैक्टर बताया होगा। तो यूएचवी जो है आपकी, या वीडी जो कहते हैं आपको, वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करवाती है कि क्या आपके बिलीफ सही है, इवेल्युएट कराती है आपसे। और फिर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज। यहाँ पे लिख रहा है, देखो, द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज लार्जली बिकम स्किल बेस्ड, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन इज अ क्रूशियल मिसिंग लिंक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज भाई टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज को अगर साथ में इंटीग्रेट करो तो अच्छी चीज़ें बनती है। बट अगर टेक्नोलॉजी है आपके पास और ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है तो मॉरली रॉन्ग भी भाई बहुत चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। वैल्यू एजुकेशन की नीड इसलिए ही है कि आप बिलीव्स अपने इवेल्युएट कर सको, अपनी टेक्नोलॉजी मतलब अच्छे से यूज़ कर सको, और आप अपनी स्किल्स कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप अपनी एस्पिरेशंस फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गई बात। अब अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वैल्यूज़ और स्किल्स आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है, या फिर फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर बोथ वैल्यूज़ एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन। या फिर आपका हो गया कि हाउ प्रोडक्शन स्किल्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि वैल्यूज़ और स्किल्स के बीच में क्या रिलेशन है भाई। तो देखो, सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ का मतलब समझो। वैल्यूज़ हमें डिसाइड करवाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो वैल्यू जो होते हैं हमारे, उससे हमको पता चलता है कि करना क्या है, ठीक है। और जो हमारी स्किल्स होती है, स्किल्स वो हमें बताती है कि जो हमको करना है वो कैसे करना है। तो वैल्यूज़ तो हमें बताती है क्या करना है, और स्किल्स हमें बताती है कि कैसे करना है वो चीज़। तो बेसिक सी बात है भाई कि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अगर आप वैल्यूज़ से कुछ चीज़ करना चाह रहे हो, कि वैल्यूज़ मीन्स इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेशन, एंड स्किल्स मीन क्वालिटीज़, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज़, यानी कि आपको वैल्यूज़ को फुलफिल करने के लिए, अपनी वैल्यूज़ फुलफिल करने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। वैल्यूज़ आपको बताएंगी क्या करेगा भाई तू, और स्किल्स बोलेगी कैसे करेगा भाई तू। तो आई होप दिस इज क्लियर। और एग्जाम्पल पढ़ लेना कि आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। ओनली विशिंग फॉर गुड हेल्थ विल नॉट हेल्प मी, यानी कि साफ सीधी बात है भाई, आपको क्या तो पता चल गया कि आपको अच्छी लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, बट आपने कैसे अगर नहीं करा, यानी कि कैसे अच्छी लाइफ जियोगे। जैसे कि जिम जाके, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग जाते हैं, तो वो सब भाई वो आते हैं आपके स्किल्स के अंदर। और हेल्दी लाइफ जो आपको चाहिए, हेल्दी लाइफ आती है आपकी वैल्यू के अंदर, कि आपको एक वैल्यू है कि आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए, और आप उस स्किल्स से फुलफिल करोगे, आपकी बॉडी को और माइंड को आप कैसे फिट रखोगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, और व्हाट इज कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है भाई कि एक बंदा है, ठीक है, एक आदमी है, वो अपने अंदर ही झांक रहा है कि भाई मुझे क्या
चाहिए, मेरी डिज़ायर्स क्या है, ठीक है, मेरी डिज़ायर्स क्या है, वो हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन। और मेरे लिए सही क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में दो चीज़ें आती है कि सबसे पहले तो एक बंदा है वो अपने अंदर देखेगा कि मैं चाहता क्या हूँ और मेरे लिए सही क्या है। तो द डिज़ायर एंड गोल, व्हाट इज़ द ह्यूमन डिज़ायर एंड गोल, व्हाट डू आई रियली वांट इन माय लाइफ और व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन नंबर 1। और प्रोग्राम जो है हमारा, व्हाट इज़ माय प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर एंड हाउ टू फुलफिल इट, व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव। यानी कि मैं अपने सबसे पहले तो चाहता क्या हूँ और उस चाहत को पूरी करने के लिए क्या सही चीज़ है। आई बात समझ? तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये होता है भाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। कि हमको बताओ कि आप क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में इसका क्या महत्व है। तो भाई साफ सीधी बात यह है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि मुझे चाहत क्या है और मैं उसको सही तरीके से कैसे पूरा करूं। तो दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इसमें लिखा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। यानी कि मैं अपने अंदर झांकूंगा, एक इंसान है ये अपने अंदर झांकेगा कि भाई मेरे लिए सही क्या है, ठीक है, और ट्रू फॉर मी, मेरे लिए क्या सही चीज़ है, सच चीज़ क्या है मेरे लिए। और ये सारी चीज़ें भाई अंदर अपने अंदर जज होती है। तो हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बाकी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, भाई पढ़ लेना इसको, पीडीएफ सारी मिल जाएगी नीचे, पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं सारी पीडीएफ दे दूंगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेचुरल एक्सेप्टेंस के रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एक्सेप्टेंस, इज इट इनेट, इनवेरिएंट एंड यूनिवर्सल, एक्सप्लेन। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस समझाते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस implies unconditional and total acceptance of self, people and environment। यानी कि एक यूनिवर्सल और स्टेबल थॉट जो हर एक इंसान के अंदर होती है, अपने आप को लेके, अपने आजू बाजू वाले लोगों को लेके और अपने इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। जैसे कि भाई एक इंसान है, मान लो कोई भी इंसान है, उस बंदे को जाहिर सी बात है ट्रस्ट भी चाहिए लोगों से और रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो चीज़ें होंगी ना, ये दोनों चीज़ें उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस में आएंगी क्योंकि वो अनकंडीशनल है और उसके लिए टोटली एक्सेप्टेबल है वो चीज़ें। आई बात समझ? तो नेचुरल एक्सेप्टेंस में यही होता है कि भाई कोई भी चीज़ उस इंसान के लिए अनकंडीशनल होती है, सबसे पहली बात तो ये है, और उसके लिए टोटल एक्सेप्टेंस होती है उसको। नेचुरल एक्सेप्टेंस में अनकंडीशनल, ये कीवर्ड्स है भाई, इसको जरूर लिखना। तो अनकंडीशनल हो गया और टोटल एक्सेप्टेंस। सबसे पहले नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। तो जैसे आप कभी छोटे थे तो तब भी आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए होगी आसपास लोगों से, और अगर आप बड़े हो गए तब भी आपको रिस्पेक्ट भाई ज़रूरत होती है ना सबको। तो दैट इज़ वाई नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, ठीक है। अगर मैं मान लो लेट सपोज मैं इंडिया में रह रहा हूँ, और अगर मैं कहीं विदेश चला जाऊँ तो वहाँ भी तो भाई मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती, प्लेस के साथ चेंज नहीं होती, और दूसरा अपने जो बिलीफ है या अपना जो पास्ट है उसके साथ चेंज नहीं होती। यानी कि अगर आपको मतलब मिसट्रीट किया गया हो पास्ट में भी, तब भी आप फ्यूचर में आपके लिए जो चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल होगी वो भाई ट्रू ही रहेगी, वो कभी फॉल्स नहीं हो जाने की, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। ये भाई ये हो सके ना तो इसको कोट की तरह जरूर लिख देना। रुको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। हाँ, कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होती है हम सब के लिए सेम होती है और हमारा एक पार्ट एंड पार्सल है हर एक व्यक्ति का, और इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। मतलब अगर आपके अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस है तभी एक निशानी है मतलब कि आप ह्यूमन हो।
आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, हाउ कैन यू से दैट यू आर प्रॉस्पेरस। ठीक है, और देखो प्रोस्पेरिटी बताता हूँ मैं क्या होता है। प्रोस्पेरिटी को ऐश्वर्य भी कहते हैं हिंदी में। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है, आपकी जितनी नीड है, आपके पास उतनी तो पहले चीज़ें हैं, आपके पास अपनी नीड के हिसाब से चीज़ें हैं, और भाई आप उसके साथ अंदर से सुकून है आपको कि हाँ भाई मैं अंदर से सुखी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो यानी कि वेल्थ प्लस आपका हैप्पीनेस इज प्रॉस्पेरिटी। तो आपसे पूछे कि हाउ कैन यू से दैट यू आर प्रॉस्पेरस, तो आप कह देना कि भाई सबसे पहले तो मेरे पास रिसोर्सेज जो है मेरे, यानी कि मेरी जो चीज़ें हैं वो मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि इनफ है वो मेरे लिए। सबसे पहली बात तो ये, और अंदर से आपको सुकून मिलता है एक कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, तभी आपको कहा जाएगा कि आप प्रॉस्पेरस हो। देखो यहाँ भी वही लिखा होगा, द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज इज प्रॉस्पेरिटी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील दैट वेल्थ अलोन मीन्स प्रॉस्पेरिटी। यानी कि हमको लगता है कि अगर मेरे पास वेल्थ होगी ना, ये कुछ लोग कहते हैं कि मनी कैन नॉट, मनी ही है आपकी हैप्पीनेस है, बट भाई मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये फॉल्स है। अगर आपके पास खाली मनी है तो आपको प्रॉस्पेरस नहीं कहेंगे, प्रॉस्पेरस नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे वेल्दी। तो इसके बीच में डिफरेंस होता है, प्रॉस्पेरस और वेल्दी के बीच में। कभी कभी पूछ भी लेता है, 2 मार्क्स से पूछ लेगा आपसे कि वेल्दी पर्सन और प्रॉस्पेरस पर्सन में डिफरेंस बताओ। वेल्दी पर्सन जरूरी नहीं है कि भाई वो खुश हो, बट हैप्पी पर्सन अगर होगा तो प्रॉस्पेरस होगा। तो यही बात है, अगर हैप्पी है एक इंसान और वेल्दी भी है तो वो प्रॉस्पेरस है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि आएगा आपका डिफरेंस पूछेगा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में, तो यहाँ पे बता देता है। प्रॉस्पेरिटी इज फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, इट इज जस्ट नॉट फिजिकल फैसिलिटी। यानी कि प्रॉस्पेरिटी एक फीलिंग है, प्रॉस्पेरिटी एक अंदर से फीलिंग है, सुकून है, सुकून है अंदर से आपका। बट वेल्थ तो एक भाई फिजिकल चीज है, वेल्थ तो पैसे से रिलेटेड है। दैट्स द डिफरेंस। यानी कि प्रॉस्पेरिटी आपकी फीलिंग है बट वेल्थ फिजिकल थिंग है। तो आप इसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देना, अब इसको पढ़ लेना भाई। आगे बढ़ते। व्हाट इज प्रेजेंट विजन ऑफ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, इसको भी पढ़ लेना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वही लिखा होगा कि भाई एट ऑल इंडिविजुअल लेवल्स आपको डिप्रेशन वगैरह नहीं है, फैमिली लेवल पे भी मिसट्रस्ट वगैरह नहीं है, ये सब जितनी भी चीज़ें आप इसको पढ़ लेना। और अब बढ़ते हैं आगे कि SVDD, SSDD, SSSS क्या सिग्निफाई करता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो मेरे को PUT में और सिटीज़ में ये सवाल पूछा गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझते हैं SVDD क्या होता है। SVDD का मतलब भाई होता है साधन विहीन दुखी दरिद्र। साधन विहीन दुखी दरिद्र, इसको याद कर लेना तीनों टर्म्स को। तो साधन विहीन दुखी दरिद्र का मतलब होता है कि आपके पास साधन नहीं है, साधन नहीं है और आप दुखी हो। तो भाई सीधी बात है कि जिस बंदे के पास साधन नहीं होते, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो दुखी दरिद्र रहता है। तो इस तो सबसे पहले हो गया कि साधन विहीन दुखी दरिद्र। फिर आता है SSDD, यानी कि साधन संपन्न दुखी दरिद्र। उसके पास देखो रिसोर्सेज तो है, रिसोर्सेज उस बंदे के पास है, फिर भी वो दुखी है क्योंकि अंदर से उसको सुकून नहीं मिला। उसके पास अंदर से सुकून नहीं है कि भाई मैं सुखी हूं अंदर से, नहीं। उसके पास वेल्थ तो है, प्रोस्पेरिटी नहीं है। तो ये हो गया SSDD, यानी कि साधन संपन्न दुखी दरिद्र। फिर आता है SSSS, यानी कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध। यानी कि मेरे पास रिसोर्सेज भी है और मैं हैप्पी भी हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे ना, अगर आपसे प्रोस्पेरिटी पूछता है तो आप उसको सीधे लिख देना, जो आदमी SSSS होता है ना, यानी कि साधन संपन्न
सुखी समृद्ध जो इंसान होता है वो प्रॉस्पेरस होता है, साफ सीधी बात ये है। तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बीइंग। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर। तो भाई सीधी सी बात है, फिजिकल फैसिलिटीज देखो ह्यूमंस को ज़रूरी तो है, बट ह्यूमंस वर्क ऑन टू थिंग्स, यानी कि फिजिकली भी वर्क करते हैं, मेंटली या फिर इमोशनली कह लो आप। देखो एनिमल्स से हमको यही चीज़ डिफर करती है कि हम जानवर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास इमोशंस है, हमारे पास फीलिंग्स है अंदर से। तो वो होता है, फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स while they are necessary but not complete for humans. It is easy to verify. देखो इसने क्या बोला है कि एनिमल्स को भाई सर्वाइव करने के लिए फिजिकल थिंग्स चाहिए, बट दे नॉट डिजायर अदर थिंग्स लाइक नॉलेज या फिर पीस और गेटिंग अ गुड MBA। यानी कि साफ सीधी बात है कि एनिमल्स के अंदर डिजायर सिर्फ अपने सर्वाइवल की होती है, कि उसको दूसरे को मार के, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है जंगल में, उसको सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए वो सिर्फ एक डिजायर है। बट ह्यूमंस के पास बहुत सारी अलग डिजायर है, यानी कि मेरा मन कर रहा है मैं वेब सीरीज देख लूँ, या मेरा मन कर रहा है मैं टीवी देख लूँ, मेरा मन कर रहा है बुक पढ़ लूँ, तो ये मेरी अंदर की डिजायर है ना। किसी एनिमल में ये डिजायर नहीं है आने की, सही बात है। तो डिजायर्स मेक ह्यूमंस, खाली फिजिकल फैसिलिटीज नहीं बनाती, डिजायर्स बनाती है इंसान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। हमारी एस्पिरेशंस जो है उनको फुलफिल कैसे करना है उनको। तो भाई हम आते हैं कि सबसे पहले तो आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपकी समझ जो है अपने आसपास वालों के साथ, अपने साथ, वो सही होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गुड रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, यानी कि अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे और अपनी सोसाइटी में उसके साथ ना गुड रिलेशनशिप्स होने चाहिए, यानी कि बैर नहीं होना चाहिए उसका किसी के साथ, तो तब उसकी एस्पिरेशंस पूरी होती है। फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि उसको लाइफ में रिसोर्सेज चाहिए। अब देखो भाई, एक गरीब इंसान है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक गरीब इंसान है, उसका अगर अपनी एस्पिरेशंस पूरी करनी है तो उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी भाई। हर इंसान को फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको अमीर बनना है तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही बात है, और ये आती है फिजिकल फैसिलिटीज़ में। तो अपने साथ राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी गुड रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तब आपके एम्बिशंस पूरे होंगे। तब आपके क्या पूरे होंगे भाई? एम्बिशंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस? एक्सप्लेन विद डायग्राम। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो देखो मैंने पहले बताया था आपको कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को सिर्फ सर्वाइवल की नीड होती है, सर्वाइवल नीड्स, यानी कि फिजिकल नीड्स होती है उनको। ह्यूमंस के पास होती है भाई डिजायर्स। तो आगे डिफरेंस साफ साफ पता चल गया आपको। ह्यूमंस के पास डिजायर होती है और एनिमल्स के पास सिर्फ फिजिकल नीड्स होती है। तो विच इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस? कि टू लिव सोलली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज मे बी टर्म्ड एज एनिमल कॉन्शियसनेस, यानी कि मेरे को अगर सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज की नीड है तो वो एनिमल कॉन्शियसनेस है। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में है राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि समझ होनी चाहिए मेरे में, समझ होनी चाहिए और गुड रिलेशनशिप्स होना चाहिए समाज के साथ और मेरे आसपास वालों के साथ, और मेरे को फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। तो विच इज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, पढ़ लेना आप इसको, PDF मिल जाएगा आपको नीचे। आगे बढ़ते हैं। There are many problems manifest today at the level of dash dash dash. Identify some of these problems humans suffer from. ये पढ़ लेना, ये आने का नहीं भाई, ऐसे ही देख लो। आगे बढ़ते हैं। What is
प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ह्यूमन एस्पिरेशंस, ये पहले बता चुका हूँ भाई, आप देख लेना वापस इसको। अब आते हैं भाई अपनी यूनिट नंबर 2 पे। तो सबसे पहला सवाल हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा? सुख सुविधा क्या होती है, बता दो। तो सुख होती है भाई हैप्पीनेस, सुख होता है आपका हैप्पीनेस, और सुविधा होती है आपकी फिजिकल फैसिलिटीज। तो ये होता है सुख सुविधा, ठीक है। और आपको सुख भाई हमेशा चाहिए होता है, यानी कि कंटिन्यूस होती है। और सुविधा तो आप कभी भाई उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, तो नॉट ऑलवेज कंपलसरी बट टेम्परेरी कह सकते हो इसको। तो ये हो गया, आप इसको पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव, इलस्ट्रेट, यानी कि when we try to achieve continuity of happiness through the sensation of perpetuating contact with सुविधा, the following pattern results: necessary and tasteful, unnecessary but tasteful, unnecessary and tasteless, intolerable. Do you agree? तो कहना चाह रहा है, देखो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपको लगती है वो नेसेसरी भी है और आपको उसमें टेस्ट भी आ रहा है, यानी कि टेस्टफुल है वो चीज़। उसके बाद धीरे धीरे भाई वो अननेसेसरी हो जाती है चीज़, बट फिर भी टेस्टफुल लगती है कि हाँ जी अच्छी चीज़ है, बट अब मेरे लिए अननेसेसरी है। उसके बाद वो अननेसेसरी भी हो जाती है और आपको उसमें टेस्ट भी आना बंद हो जाता है, टेस्टलेस हो जाती है। उसके बाद वो हो जाती है इंटॉलरेबल। तो यही होता है भाई, अगर आप चीज़ हद से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो या यूज़ कर रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को। देखो इसने दिया है कि रसगुल्ले का एग्जांपल दिया है। आप पहला रसगुल्ला खाओगे आपको अच्छा लगेगा और टेस्ट भी आएगा, 2 खाओगे, 3 खाओगे, चौथे 5वें के आसपास भाई आपको लगेगा कि खाना नेसेसरी है बट टेस्ट आता रहेगा। उसके बाद आप और ज़्यादा ठूसने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी और टेस्टलेस हो जाएगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा भाई आपका पेट भर गया, इतना पेट भर चुका है आपका, यहाँ रसगुल्ले 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 भर रहे हैं आपके पेट में, और फिर आपको उससे घृणा होने लग जाएगी, आप हेट करने लग जाओगे रसगुल्ले को, इतना खा लोगे। तो ये वही ऐसे कहना चाह रहा है कि नीड्स ऑफ द बॉडी, सबसे पहले तो आपको ठीक है, एक स्टार्टिंग में आपको लगता है नेसेसरी टेस्टफुल है, बट उसके बाद अननेसेसरी हो जाती है वो, उसके बाद भाई अननेसेसरी और टेस्टलेस हो जाती है, लास्ट में होती है वो इंटॉलरेबल। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड्स ऑफ द बॉडी। तो मेरे को इसने पूछा है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मतलब आई को क्या चाहिए और बॉडी को क्या चाहिए। तो वो बताते, देखो जो मेरी नीड्स है भाई वो ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, ये आई की नीड्स है। और बॉडी की नीड्स क्या है, उसको फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए और फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। यानी कि जो आई की फुलफिलमेंट होनी चाहिए भाई वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा उसको ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बट फूड कभी टेम्परेरी हो सकता है कि आज भाई मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, तो ये ठीक है, टेम्परेरी है, बॉडी को नहीं चाहिए। या फिर आज क्लोथिंग है कि मेरे को लग्जरीज नहीं चाहिए, मेरे को महंगे कपड़े नहीं चाहिए, तो ये टेम्परेरी चीज़ है, बट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस आर कंटिन्यूस। क्वालिटी नीड्स में भाई क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी होएगी, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव का मतलब है जितनी ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो नीड्स आर फुलफिल्ड बाई राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स। कैसे फुलफिल होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग से, राइट फीलिंग से, और ये होता है फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा लग्जरीज से। तो इसको आप बना के लिख देना, ऐसे मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर देन जस्ट बॉडी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सेल्फ और बॉडी को एक्सप्लेन करो, ठीक है भाई, वही बात आ गई कि सेल्फ को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वो सब चाहिए, वो सेल्फ का काम है, उसको सेल्फ को चाहिए। बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को सिर्फ फूड दे दो, क्लोथिंग दे दो, लग्जरीज दे दो। तो वही कह रहा है कि बॉडी से ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग, उसको एक्सप्लेन कर दो। तो आप आसानी से कर सकते हो इसको एक्सप्लेन। तो आगे बढ़ते हैं।
ह्यूमन बॉडी इज़ दी को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। भाई ये पूछा गया है, ये हमारे पीयूटी में पूछा गया था एक बार, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस होता है, देखो सेल्फ होता है और बॉडी होती है। तो कभी कभी ये कहते हैं कि सेल्फ जो है आपका सीयर भी है, डूअर भी है, इंजॉयर भी है, और बॉडी तो सिर्फ एक उसके लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखना कि सेल्फ और बॉडी तभी एग्जिस्ट करेंगी जब आपस में उनका कोरिलेशन हो। सेल्फ और बॉडी आपस में जब अगर कोरिलेशन होगा तभी चलेगी। अगर सेल्फ है, खाली सेल्फ है, उसके पास बॉडी नहीं है, तो भाई मर गया ना, उसकी डेथ हो गई, उसके पास बॉडी है ही नहीं। और खाली अगर सेल्फ मतलब सेल्फ नहीं है, बॉडी बॉडी है बस, तो डेड बॉडी है, फिर उसके पास कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। तो यानी कि सेल्फ और बॉडी एग्जिस्ट करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करवाने के लिए किसकी ज़रूरत है, सेल्फ की भी ज़रूरत है और बॉडी की भी ज़रूरत है। और देखो ह्यूमन बीइंग्स की नीड क्या है, ये चार्ट ना ये वही बना के देख लेना अपनी कॉपी में, ये बना देना, एग्जामिनर को आपसे प्यार हो जाएगा भाई, बना लोगे तो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है इसने, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो वही है भाई, बॉडी की जो है एक्टिविटी वो क्या क्या हो गई। देखो बॉडी की एक्टिविटी है कि ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, डाइजेशन है, वो बॉडी की एक्टिविटी है। और सेल्फ की एक्टिविटी है रिकॉग्नाइज करना चीज़ों को, उनको फुलफिल करना, तो ये है सेल्फ की एक्टिविटी। डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रीथिंग ये बॉडी की ज़रूरत है, और सेल्फ की ज़रूरत है रिकॉग्नाइज करना, एनालाइज करना चीज़ों को। ये सब होती है सेल्फ की नीड, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। बस ये हो गया। आप भाई ये दिखा देना, देखो एक्टिविटीज़ आर डिज़ायर, थिंकिंग, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। ये होती है आई की यानी कि सेल्फ की, और बॉडी की होती है ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ये सब होता है बॉडी का। देखो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, आई बात समझ। तो ये भी भाई इसको देख लेना पीडीएफ में और बना देना। आप आगे बढ़ते, हाउ ह्यूमन माइंड्स गेट इन्फ्लुएंस और कंडीशंस, ये पढ़ लेना भाई, मैं नहीं समझा रहा इसको, आगे बढ़ते। और हाउ डू सेंसेशंस एंड प्री कंडीशन इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशंस, ये भी पढ़ लेना। देखो इसमें वही है कि रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिंग, एनालाइजिंग, सिलेक्टिंग, टेस्टिंग, ये सब सेल्फ की ज़रूरत है, और सेंसेशंस मिल रही है आपकी बॉडी को। ये रहा देखो, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना। आगे बढ़ते, देखो अब आया ये असली सवाल। अब आता है कि आई एम द सीयर, डूअर, एंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। ये समझाओ भाई, आई एम द सीयर मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं का मतलब सेल्फ देख रहा है, और बॉडी उसके लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट। तो इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो when we are reading a book, listening, or when someone is explaining something to us, we are watching a scenery, or when we are thinking, we are engaged in activities of seeing or understanding। तो जो seeing और understanding कर रहा है ना, सेल्फ कर रहा है, बॉडी नहीं कर रही, बॉडी नहीं कर रही। जो आईज है आपकी बेशक बॉडी से अटैच्ड है भाई, बट आईज आर जस्ट ओनली इंस्ट्रूमेंट। देख तो आप रहे हो ना, और आप जो आते हो वो आई के अंदर आते हो, आपकी आईज आती है आपकी बॉडी के अंदर। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आई एम द सीयर एंड बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम द डूअर, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव सीन और अंडरस्टूड समथिंग, आई एम द वन हु डिसाइड्स व्हाट टू डू और नॉट टू डू। यानी कि सेल्फ डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सेल्फ का काम है। और करता कौन है, करता कौन है भाई, वो चीज़ वो करती है बॉडी। यानी कि कृष्ण जी ने बताया था, आपको पता हो कि 7 इंद्रियां होती है, चक्र वो होती है, मतलब घोड़े को एग्जाम्पल से बताया था अर्जुन को, ठीक है, कि अर्जुन आपको अपने इंद्रियां कंट्रोल करनी है, अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी है, तो बॉडी कंट्रोल करनी है, और अर्जुन इज सेल्फ। तो सेल्फ को अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं। आई एम द इंजॉयर,
ठीक है, आई सॉ द सीनरी, आई टुक द पिक्चर, आई एम द सीयर एंड डूअर सो फार. व्हेन आई सी द पिक्चर आई लाइक इट, आई एम द वन दैट एंजॉयज दैट, आई एम द वन दैट टेस्ट दैट. यानी कि कुछ भी सेंसरी चीज़ हो रही है, आँख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़, तो भाई वो सारी चीज़ होती है सेल्फ एंजॉय कर रहा है उसको. और बॉडी तो करवा रही है वो. आई होप ये समझ गए होंगे आप. अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है इसको. ये वाला आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते. एक्सप्लेन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आई, ये कर देना आप खुद से. व्हाट डू यू मीन बाय राइट यूटिलाइजेशन, ये भी पढ़ लेना. राइट यूटिलाइजेशन क्या होती है. व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफ इंश्योरिंग हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी कैसे कर सकते हैं आप. सबसे पहले अंडरस्टैंड एंड लिव विद संयम. संयम मतलब पेशेंस. आपको पेशेंस के साथ रहना है, ठीक है. खुद की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है भाई, अपने आप को नर्चर करने की और अपनी बॉडी की राइट यूटिलाइजेशन. बेसिक सी बात है भाई, अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी बॉडी की, कि माई बॉडी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो आज के ज़माने में लगभग ज़्यादातर यूथ जिम जाते हैं, तो दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बॉडी के प्रति जिम जाना. एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग भाई, कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो और संयम के साथ रह रहे. फिर दूसरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी. यानी कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपनी बॉडी को फूड, एयर, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी. राइट यूटिलाइजेशन मतलब कि जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, विच इज़ द राइट यूटिलाइजेशन. यानी कि सबसे पहले आपको नर्चरिंग करनी है अपनी बॉडी की, कैलोरीज खानी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, फिर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, क्लोथ्स पहनने, ठीक है, और राइट यूटिलाइज करना है, यानी कि एक्सप्लॉइट नहीं करना अपनी बॉडी को. दैट इज़ हाउ यू कीप योर बॉडी, क्या बोलते हैं, दैट इज़ हाउ यू कीप योर बॉडी प्रोटेक्टेड, हेल्दी बॉडी रहती है आपकी. आगे बढ़ते. व्हाट इज संयम एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्वास्थ्य. संयम क्या होता है. संयम होता है पेशेंस. पेशेंस लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. संयम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगती है आपकी अपनी बॉडी के प्रति, कि माई बॉडी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे को हेल्दी रहना है तो भाई वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंदर से. विच इज़ हाउ भाई, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी तो आपकी हेल्थ बनेगी, और यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी संयम में आ गई आपकी, और संयम आपका रिलेटेड है स्वास्थ्य से. तो यही ये पूछ रहा है कि संयम और स्वास्थ्य कैसे रिलेटेड है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है. आगे बढ़ते. व्हाट डू यू मीन बाय संयम, हाउ इट इंश्योर्स हार्मनी विद बॉडी. देखो अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी ना, तो आपका माइंड उसके साथ हार्मनी में रह सकता है. अब भाई आपने ये आप लोग सफ़र भी करते होंगे कि कोई एग्ज़ाम वाले दिन बीमार पड़ जाता है. वो बेचारा बीमार तो पड़ गया भाई, ठीक है, बीमार पड़ गया. अब उसको कॉस्ट भी तो बहुत चीज़ें कर रही है वो. अगर उसकी बॉडी हार्मनी में ही नहीं है तो भाई उसका फ्यूचर भी कॉस्ट कर सकती है वो चीज़. बट जिस इंसान की बॉडी हेल्दी है तो उसके साथ हार्मनी है, साफ सीधी बात है. और हेल्थ कैसे बनती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है आपकी संयम से. तो इस पूरे चैप्टर में यही है कि आपको सेल्फ और अपनी बॉडी के साथ कैसे हार्मनी बनानी है. तो उसका आंसर है संयम से. संयम यानी कि पेशेंस. संयम लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू हेल्थ. दैट्स इट भाई. अब बाकी तो आप खुद समझा ही सकते हो कितनी भी चीज़ें, वो तो आप पढ़ लेना, बट मेन जिस्ट मैंने आपको दे दिया, मेन समरी मैंने आपको बता दी. आगे बढ़ते हैं. अपनी ह्यूमन बॉडी एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है. कैसे. देखो आपकी जो बॉडी होती है वो बिना किसी एक्सटर्नल फंक्शन के, लोग कहते हैं कि भाई भगवान ने आपको चाबी भर के भेज रखा है, ये चाबी ऐसे घुमा घुमा के इसको भेज रखा है भगवान ने. बट भाई आपकी बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट
एक्सटर्नल सपोर्ट उसको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो काम कर रही है ना, तो वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है, सोफेस्टिकेटेड मैकेनिज्म है भाई आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा। जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग। आपने कभी सोचा है कि भाई मेरे को हार्ट बीट लेने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हाँ भाई हार्ट बीट ले ले, मेरे को डाइजेशन के लिए सोचना पड़ रहा है? नहीं ना, आपको ब्रीथिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता भाई। तो तभी आपकी बॉडी एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई अपनी बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो भाई आपकी जो यूनिट नंबर 3 है ना, जो आपकी यूनिट 3 है, वो आपको बताती है हार्मनी विद रिलेशनशिप्स, यानी कि आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी के साथ आप कैसे हार्मनी में रह सकते हो, वो यूनिट नंबर 3 में पता चलता है आपको। तो देखो, यूनिट 1 हो गई आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए, VED के लिए। यूनिट 2 हो गई सेल्फ और बॉडी के लिए, सेल्फ और बॉडी के लिए। यूनिट 3 हो गई आपकी सोसाइटी के लिए। तो अब देखते हैं क्या है सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन लव, हाउ कैन यू से दैट लव इज कंप्लीट वैल्यू। देखो, लव जो है भाई, एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करता है, नॉट इन अ वियर्ड वे भाई, बट ये सत्य बात है कि जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ लव कनेक्ट्स ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और लव इज कॉल्ड अ कंप्लीट वैल्यू सिंस दिस इज अ फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। देखो, पर्सनल अटैचमेंट होती है आपकी, अफेक्शन होता है आपको किसी इंसान के प्रति, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई बहन सिबलिंग्स हो सकते हैं, और आपके सिग्निफिकेंट अदर्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, जो भी है भाई। तो जो लव होती है भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एटीट्यूड आपका कैसा रहता है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स कैसी रहती है। तो जो लव होती है वो हर सारी वैल्यूज़ को कवर करती है, ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को, अफेक्शन को, केयर को, मतलब जितनी भी सारी वैल्यूज होती है ना, वो सारी लव के अंदर आती है। दैट इज वाई लव इज ऑल एनकम्पासिंग। आपको मतलब अब समझ आ गया होगा, और ये पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जस्टिस, हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। जस्टिस क्या है भाई? जस्टिस होता है, देखो, जब इंसान के अंदर ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होती है, और म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। म्यूचुअल हैप्पीनेस, तो इन तीनों से भाई क्या पैदा करता है, वो जस्टिस करता है। जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप्स, यानी कि रिकॉग्नाइज करोगे आप किसी की वैल्यूज को, अपनी रिलेशनशिप के बीच में डिफिनाइट फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हो, उनके इवेल्युएट अच्छे से करते हो, जो कि लीड करता है आपकी म्यूचुअल हैप्पीनेस में। यानी कि आप ट्रस्ट करते हो दूसरे बंदे को, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, विच लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। यानी कि अगर वो आपकी भी कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है आप पे ऊपर, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज़ वाई इट गिव्स बॉन्ड टू द जस्टिस, ठीक है। और जो जस्टिस होता है ना, जस्टिस की फीलिंग स्टार्ट होती है आपकी फैमिली में। तो ये बहुत बार पूछता है कि जस्टिस स्टार्ट्स इन द फैमिली एंड देन इट एक्सपेंड्स टू द होल वर्ल्ड। ये रहा आपका वर्ल्ड, और जस्टिस आपका फैमिली में स्टार्ट होएगा, स्टार्ट्स इन फैमिली एंड एक्सपेंड्स टू द होल वर्ल्ड। आई नो भाई, काफ़ी बोरिंग सा सब्जेक्ट है, बट बियर विद इट, ठीक है। मैं सारी चीज़ बता दूंगा, सारे सवाल कवर करवा दूंगा आपके, आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट इन रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, फिजिकल फैसिलिटीज और बिलीव्स। यानी कि आप दूसरे ही लोगों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो। साफ सीधी बात है, अगर आपको किसी को जज करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, तो कैसे होती है वो? देखो, बेस्ड ऑन बॉडी होती है कि उस बंदे का जेंडर अलग है, उसकी एज अलग है, उसकी रेस अलग है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है। वहाँ पे हो गया डिसरिस्पेक्ट हो गई वो। या फिर उसकी फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि उसकी वेल्थ, यानी कि कोई गरीब इंसान है, तब होता है उसका मतलब डिफ्रेंशिएशन तब होता है अगर वो गरीब है। या उसकी पोस्ट क्या है, अगर सोसाइटी में उसकी पोस्ट नहीं है, यानी कि कोई भाई कबाड़ी इंसान है, ठीक है। देखो, नो डाउट वो अपनी वैल्यू पूरी कर रहा है सोसाइटी में, बट लोग उसको भी तब भी तो
डिफरेंशिएट करता है ना अपने से कि भाई ये तो थोड़ा नीचा है हमसे, ऐसे सोचते हैं लोग, विच इज़ वाई दैट लीड्स टू डिसरिस्पेक्ट। और वैल्यू एजुकेशन हमको सिखाता है कि भाई हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। तो अगर आप उसको उसकी बॉडी या उसकी फिजिकल फैसिलिटी, उसकी पोस्ट या उसकी वेल्थ को लेकर जज करोगे तो भाई आप बीडी तो सीख ही नहीं रहे, आप रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं रहे उसकी। ठीक है, उसकी बिलीव्स क्या है। अब देखो बिलीव्स का भी खेल तब आता है, देखो हिंदू मुस्लिम वाले फैक्टर आ जाता है कि देखो हिंदू सोचते हैं कि मुसलमान गलत है, मुसलमान सोचते हैं कि हिंदू गलत है। बाकी हिंदूज का बिलीफ अपने में सही है और मुस्लिम का बिलीफ अपने में सही है, दोनों चीज़ सही है। बट इन दोनों में आपस में जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो इस बिलीफ सिस्टम की वजह से ही तो होती है कि हमारे बिलीव्स अलग है, इसलिए हम आपस में डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बट किसी का भी रिलीजन ये नहीं सिखाता है कि दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करो। बीडी जो होती है आपको रिस्पेक्ट की चीज़ सिखाती है कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करो, रिगार्डलेस ऑफ देयर बॉडी, विद रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल फैसिलिटीज, रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीव्स। ठीक है, आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशंस लीड टू एक्रिमोनी इन रिलेशनशिप्स। ये मैंने शायद आपको बता दिया कि भाई किसी भी इंसान की अगर डिफरेंशिएट करोगे उसको तो डिसरिस्पेक्ट पैदा होती है। अगर आप दूसरे इंसान को अपने इक्वल नहीं मानते तो भाई गलत बात है वो। एवरी ईच एंड एवरी वन इज इक्वल। तो वही सब लिख रहा है यहाँ पे, सेक्स, जेंडर, रेस, एज, वेल्थ, पोस्ट, इज मतलब कि टेररिज्म, वॉर वगैरह। ठीक है, रिलीजन आपके हो गए, सेक्ट होते हैं कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, किस बिलीफ को फॉलो करते हो, विच इज अलग थिंग है वो, तो पढ़ लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। तो ये रहा भाई आपके, रिस्पेक्ट होती है राइट इवेल्युएशन, रिस्पेक्ट होती है हर इंसान के लिए, लीड्स टू रिलेशनशिप फुलफिलमेंट और लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर आप किसी बंदे की रिस्पेक्ट कर रहे हो ट्रस्ट जनरेट होएगा भाई, म्यूचुअल हैप्पीनेस जनरेट होएगी। अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने आप से तो कभी भी आपके बीच में ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिस्पेक्ट से म्यूचुअल हैप्पीनेस जनरेट होती है, डिफरेंशिएशन से जनरेट नहीं होती। आगे बढ़ते। तो भाई हम थे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट, और इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। कि देखो ये समझना होता है आपको, समझ क्या होती है कि हर इंसान की जो इंटेंशन होती है ना अच्छी होती है, रिगार्डलेस की, मतलब आज की दुनिया में तो ठीक है, बट हर इंसान की इंटेंशन लगभग अच्छी होती है, बट उसकी जो कॉम्पिटेंस होती है ना वो डिफर कर सकती है। दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है इसका कॉम्बिनेशन इंटेंशन और कॉम्पिटेंस का। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि क्या वो इंसान उस चीज़ को फुलफिल कर सकता है, बीइंग एबल टू डू। और इंटेंशन होती है कि उसकी क्या इच्छाएं हैं। तो ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप उस इंसान की इच्छा समझो कि उस इंसान की इच्छाएं तो अच्छी हैं, उसकी इंटेंशंस तो अच्छी हैं। जब आप ये समझते हो ना, और ये समझ सकते हो कि उसकी कॉम्पिटेंसी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यानी कि इंटेंशन अच्छी होती है बट कॉम्पिटेंसी डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। कि एक इंसान है, मान लो पर्सन ए है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, बट पर्सन बी मान लो उसने थोड़ा सा कम करा, पर्सन ए ने ज़्यादा करा। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन बी की जो इंटेंशंस थी वो गलत थी। ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है, टू बी अश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स वनसेल्फ एंड अदर्स टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ये ट्रस्ट होता है। अगर आपको किसी इंसान को ट्रस्ट करना है तो आपको देखना है कि भाई उसकी इंटेंशन अच्छी है, दैट्स इट। और इंटेंशंस और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस होता है वो बताते हैं। देखो बोथ इंटेंशंस और कॉम्पिटेंस आर पास आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। यानी कि मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट किस किस से होता है, इंटेंशन से,
प्लस कॉम्पिटेंसी से। और इंटेंशन इज व्हाट वन एस्पायर्स फॉर, यानी कि उसको क्या चीज़ें चाहिए, चाहत क्या है उसकी। चाहत देखो हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस में पढ़ी थी कि क्या चाहते होती है उसकी, यानी कि उसको भी ट्रस्ट चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको भी म्यूचुअल हैप्पीनेस चाहिए। दैट इज आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। एंड कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग एस्पिरेशंस। एबिलिटी भाई एस्पिरेशन फुलफिल करने की देखो यूनिट 1 में हमने पढ़ी थी, किसके पास होती है, जिसके पास रिस्पेक्ट होती है, और जिसके पास हैप्पीनेस होती है, और जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, फैसिलिटीज़ होती है। तो हर इंसान के पास इंटेंशन तो होती है, एस्पिरेशंस तो होती है, बट हर इंसान के पास ये तीनों चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए उनकी वेरी कर सकती है कॉम्पिटेंस। इंटेंशन सबके अच्छे होते हैं भाई, कॉम्पिटेंस उनकी वेरी करती है। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। सो नेम द वैल्यूज विच आर कॉल्ड फाउंडेशन वैल्यूज और कंप्लीट वैल्यूज। कंप्लीट वैल्यूज कौन कौन सी होती है, इसका भाई फ्लो चार्ट बना देना, आपको मैं सारी बताता हूँ। ट्रस्ट होती है आपकी, रिस्पेक्ट होती है, अफेक्शन होती है। ट्रस्ट रिस्पेक्ट तो समझ गए होंगे आप। ट्रस्ट होता है कि हर इंसान की इंटेंशन अच्छी होती है और कॉम्पिटेंस उसकी वेरी कर सकती है। रिस्पेक्ट होती है इंडिविजुअलिटी, यानी कि सम्मान कैसे करते हो आप दूसरे का, राइट इवेल्युएशन कैसे करते हो दूसरे का या अपना भी, खुद का भी, तो होती है रिस्पेक्ट। अफेक्शन होती है कि आप दूसरे से कितने अफेक्ट होते हो, यानी कि आप कितने रिलेटेड हो दूसरे से, रिलेटेड टू अदर्स, दैट मीन्स अफेक्शन। केयर होती है द फीलिंग ऑफ नर्चरिंग और प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव्स, यानी कि अगर आपसे कोई रिलेटेड है इंसान तो आप उसको चाहोगे कि आप इसको प्रोटेक्शन दे सकते हो और नर्चर कर सकते हो उसको, दैट इज केयर। गाइडेंस क्या होती है, इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग टू अदर्स, यानी कि दूसरे को गाइड करना। कोई इंसान है, बड़ा इंसान है, मतलब आपके माता पिता भी हैं, तो उन्होंने भी आपको गाइड करा होगा ना। गाइडेंस इज अ कंप्लीट वैल्यू। फिर आते हैं रेवरेंस, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर इज कॉल्ड रेवरेंस, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई दूसरा मेरे से अच्छा है और उससे इंस्पायर हो रहे हो। यानी कि इंजीनियर्स हैं, जैसे वो इलॉन मस्क को देखते हैं, ये है इलॉन मस्क, बहुत ही जीनियस बंदा है, तो आप उसकी तरफ रेवर करते हो ना, रेवरेंस होती है कि भाई दिस गाय इज बेटर देन मी एंड विच इज रेवरेंस टुवर्ड्स हिम। फिर आते ग्लोरी। ग्लोरी इज द फीलिंग ऑफ समवन हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, यानी कि सक्सेस अगर किसी को मिल गई और उसने सक्सेस एफर्ट से पाई है वो, तो उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, वो आएगी ग्लोरी की फीलिंग कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी, आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया, आज मैं कामयाब हो गया, तो मेरे अंदर आएगी ग्लोरी की फीलिंग, विच इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट वैल्यू। फिर आती है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज बीइंग थैंकफुल टू अदर्स, यानी कि बीइंग एक्सेप्टेंस दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस, यानी कि आप ग्रेटिट्यूड हो सकते हो किसकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ। आपके पेरेंट्स ने भाई आपकी स्कूल की फीस दी, आपको पाल बड़ा करा, आपको अपने घर में रखा, विच इज़ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम। फिर भगवान को भी देते हैं कुछ लोग कि भगवान ने हमको पैदा करा, इस धरती दुनिया पे भेजा, हमें कामयाब कर दिया, भगवान ने करा, विच इज़ ग्रेटिट्यूड। अपने मेंटर्स की तरफ हो सकती है, अपने टीचर्स की तरफ, अपने इवन दोस्तों की तरफ भी होती है कि हाँ भाई इस दोस्त ने मेरी इतनी मदद करी है, विच इज़ माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। फिर आती है लव। और लव भाई पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि लव इज़ अ कंप्लीट वैल्यू। ये जितनी भी ऊपर की चीज़ें आई ना, ये सारी लव के अंदर कवर हो सकती हैं, विच इज़ वाई लव इज़ द कंप्लीट वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू लव होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In our behavior, we generally observe our intention and others' lack of competence. Does it lead to mutual happiness? What is alternative? यानी कि ये कह रहा है कि हम तो अपनी इंटेंशन देखते हैं कि हाँ जी हमारी इंटेंशन अच्छी है, और हम दूसरों में ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई उसकी कॉम्पिटेंस लैक कर रही है। आई बात समझ क्या कहना चाह रहा है ये? तो हम मिस्टेक ये कर रहे हैं देखो कि हम तो अपनी इंटेंशन जज कर रहे हैं कि भाई मेरी नीयत तो अच्छी है, मेरी नीयत तो अच्छी है,
दूसरे ने गलत कर दिया, दूसरे ने गलत करा, बट उसकी नीयत नहीं देख रहे ना भाई तुम, विच इज़ वाई वो म्यूचुअल हैप्पीनेस को कभी लीड नहीं कर सकती। अगर आप खुद की नीयत कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई मेरी नीयत अच्छी है, तो भाई दूसरे की नीयत भी देखो, दूसरे की कामयाबी कैपेबिलिटी मत देखो, दूसरे की भी फिर नीयत देखो। और अगर खुद की कॉम्पिटेंस देख रहे हो कि मैंने भी एफर्ट्स करे हैं, फिर देखो दूसरे का कॉम्पिटेंस कि हाँ उसने भी मेहनत करी क्या मेरे प्रति। नीयत देख के खुद की और भाई दूसरे की नीयत ना देखना, विच इज़ अ मिस्टेक। आगे बात समझ, ये रहा आपका आंसर इस वाले सवाल का। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ कॉमन सेइंग, इफ़ यू ट्रस्ट एवरीबडी पीपल विल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू। यानी कि अगर मैं सब सारे इंसानों को ट्रस्ट करूं तो कुछ लोग मेरी क्या बोलते हैं एडवांटेज ले सकते हैं। आई बात समझ। देखो ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं है, दूसरों का ट्रस्ट करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देता है वो चीज़ कि हाँ आई ट्रस्ट पीपल। बट अगर आपका कोई ट्रस्ट तोड़ रहा है तो भाई आपकी गलती नहीं है, वो दूसरे वाले की गलती है, ठीक है। और ट्रस्ट करना दूसरों को हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों से कैसे डील कर सकते हैं, डीलिंग विद डिफरेंट पीपल। इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग अवेयर एंड हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग डज नॉट मीन बिकमिंग स्टूपिड। यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग होना आपको पागल नहीं बनाता भाई। ट्रस्ट करो, हर इंसान का ट्रस्ट करो। आप ये समझो कि उसकी नीयत अच्छी है बट उसकी कॉम्पिटेंस डिफरेंट हो सकती है। आप एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा मत रखो, वो धोखा भी दे सकता है। बेसिक सी बात ये है, नीयत कैसी भी हो इंसान की, कॉम्पिटेंस हर इंसान की अच्छी नहीं होती, हर इंसान कॉम्पिटेंट नहीं होता, कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट भी होते हैं। बट आपको वो पागल नहीं बनाता कि अगर आपने गलत इंसान को ट्रस्ट कर दिया, दैट डज नॉट मेक यू स्टूपिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है व्हाट इज द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन सोसाइटी। हमारी 5 डायमेंशंस क्या होती है सोसाइटी में। सबसे पहले अपनी एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। यानी कि शिक्षा हो गई आपकी, स्वास्थ्य हो गया आपका, और न्याय, और आपका उत्पादन, और आपकी विनिमय। यानी कि सबसे पहले आप एजुकेशन है, सबसे पहली डायमेंशन आपकी एजुकेशन है सोसाइटी की, ठीक है। दूसरी है हेल्थ, दूसरी डायमेंशन हेल्थ है। तीसरी है जस्टिस, चौथी है वर्क, पांचवी है एक्सचेंज। रटने की बात है भाई, रट लेना इसको। एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, वर्क एंड एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। What do you mean by comprehensive human goals? How is it related to goal of your life? क्या होता है भाई, ये पूछ रहे हैं कि एक सेकंड। हाँ, What do you mean by comprehensive human goals? Explain how is it related to your goals in life? तो in order to facilitate fulfillment of basic aspirations, क्या क्या चाहिए होता है हमको? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग चाहिए होती है अपनी इंडिविजुअल में, प्रोस्पेरिटी चाहिए होती है अपनी फैमिली में, ट्रस्ट होना चाहिए आपकी सोसाइटी में, और कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए आपकी नेचर के साथ। तब जाके आपका, अगर ये चारों चीज़ें मिल गई आपको, तो आपकी एस्पिरेशन फुलफिल हो जाएगी। यानी कि आप अपने लिए अच्छा सोचते हो, राइट अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी है, आपकी फैमिली में भाई दुख नहीं है, दुख नहीं है, ठीक है। आपकी सोसाइटी में ट्रस्ट है। अब देखो सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ टू यू। देखो सीरिया है, ठीक है, सीरिया और ईरान जैसी जगहों पर, इराक जैसी जगहों पर भाई कॉन्स्टेंटली वॉर्स होते हैं, इजराइल वगैरह में भी वॉर्स होते हैं, तो उनमें ट्रस्ट नहीं है आपस में। तो उधर के लोगों में एस्पिरेशंस फुलफिल करने की भाई कोई भी साधन नहीं है ना उन पे। जब उनकी सोसाइटी ही ऐसी है, जब आपस में उनमें ट्रस्ट ही नहीं है, तो अपनी एस्पिरेशंस कैसे पूरी करेंगे। तो इसलिए भाई बी ग्रेटफुल कि आप अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छी कंट्री में रह रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट है आपकी सोसाइटी पे, ठीक है। आगे बढ़ते, कोएग्जिस्टेंस विद नेचर। अगर नेचर ही साथ नहीं देगी आपका,
तो भाई आपकी एस्पिरेशंस कैसे पूरी हो जाएगी? पीने के लिए पानी नहीं है आपके पास, रहने के लिए जगह नहीं है अच्छी, तो आप एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पाओगे ना अपनी। दैट इज़ वाई ये 4 चीज़ें होती है: राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, ट्रस्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल इज द बेसिक ऑफ हार्मनी इन फैमिली। गिव योर कमेंट्स। देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग होएगी किसी इंसान के तो वो रीड करेगी प्रॉस्पेरिटी टू द फैमिली। अगर देखो आप अपने आप को अच्छे से समझते हो तो आप अपने परिवार की भी नीड्स समझ सकते हो। अगर परिवार में ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो भाई वो हार्मनी को लीड करेगा। हार्मनी को जब लीड करेगा तो आपकी सोसाइटी में भी ट्रस्ट बना रहेगा। यानी कि आप एक इंडिविजुअल अच्छे लेवल पे हो तो आपकी फैमिली अच्छी लेवल पे हो जाएगी, और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई तो आपकी सोसाइटी भी अच्छे लेवल पे हो जाएगी। विच इज़ वाई राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल्स लीड टू दी हार्मनी एंड कोएग्जिस्टेंस इन दी सोसाइटी। हार्मनी इन दी सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This recording will be for the unit number 4. The recording will start in 3, 2, 1. Recording started. तो भाई अब बढ़ते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 पर। देखो, यूनिट नंबर 4 हमें सिखाती है कि सोसाइटी के साथ आप हार्मनी में कैसे रह सकते हो। यूनिट नंबर 1 में हमने सीखा VD, यूनिट 2 में सीखा हमने सेल्फ के बारे में, यूनिट 3 में सोचा हमने अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में, और यूनिट 4 में अब हम फाइनली आते हैं अपनी सोसाइटी के बारे में। तो डिफाइन हार्मनी इन नेचर और एक्सप्लेन दी हार्मनी इन नेचर। ठीक है, साफ सीधी बात है कि हार्मनी ऑफ नेचर में कैसे आते हैं, चीज़ें कैसे होंगी। तो द एग्रीगेट ऑफ ऑल द म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स, बिग और स्मॉल, सेंटिनेंट और इनसेंटिनेंट टुगेदर कैन बी कॉल्ड नेचर। तो नेचर क्या होती है आपकी? वो होती है बिग और स्मॉल, बिग स्मॉल, सेंटिनेंट, सेंटिनेंट मतलब जिसके पास दिमाग है, और इनसेंटिनेंट जिसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। इन सब का टुगेदर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड नेचर। ठीक है, और हार्मनी कैसे बनती है कि इसमें जो लॉ ऑफ नेचर होते हैं वो यूनिक कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो जब डायनेमिकली एग्जिस्ट कर रही है सारी चीज़ें, छोटी बड़ी, यानी कि इंसान, जानवर और पेड़ पत्ता, सब चीज़ जब आपस में साथ में एग्जिस्ट कर रही है तब उससे हार्मनी इन नेचर बनती है। और नेचर इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीज़न। देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्योर हो जाएगा अगर नेचर में हार्मनी होगी आपके। फिर इट कैन कॉज द रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी, एनर्जी सेविंग्स, इट विल कॉज द हार्मनी विद ट्रीज। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू इन एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ स्कूल कॉलेज वगैरह। तो ये खुद पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा गीकी टॉपिक है, आप पढ़ लेना इसको खुद। व्हाट डू यू मीन बाय कोएग्जिस्टेंस? कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ में रहना। ठीक है, डाइवर्सिटी से रहना, साथ में एग्जिस्ट करना, म्यूचुअली हार्मनी में, उसको कहते हैं कोएग्जिस्टेंस। टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड टू एग्जिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस इज कॉल्ड कोएग्जिस्टेंस। To learn to recognize and live with difference is called coexistence. To have relationship with people or group in which none of parties is trying to destroy each other is called coexistence. To exist together and to exist in mutual tolerance is called coexistence. 4-5 डेफिनेशन हो गई कि भाई दूसरे के साथ ऐसे रहना कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे, उसके साथ आप हार्मनी में रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, पीसफुली रह रहे हो, तो उसको कहते हैं कोएग्जिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनेटनेस? व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स ऑफ इनेटनेस? इनेटनेस होती है धारणा। इनेट का मतलब भाई आपको जनरली समझाऊं तो आपको बाय बर्थ जो चीज मिलती है नेचुरली, उसको कहते हैं धारणा। आपकी एक धारणा है, आपको बाय बर्थ मिली है, तो उस इनेटनेस को, धारणा को आप कहते हो जो नेचुरली चीज़ मिली है आपको पैदा हुए पे, बाय बर्थ आपको जो चीज़ मिली है उसको कहते हैं इनेटनेस। इनेटनेस के भाई 4 ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले होता है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर हो गया, प्लांट ऑर्डर हो गया आपका। थर्ड होता है एनिमल ऑर्डर,
और फोर्थ होता है आपका ह्यूमन ऑर्डर। तो क्या क्या होता है इनमें, इनकी इनेटनेस क्या है? तो मटेरियल ऑर्डर की जो इनेटनेस है वो है सिर्फ एग्जिस्टेंस। मटेरियल ऑर्डर की जो इनेटनेस है वो एग्जिस्टेंस, यानी कि नेचर ने जब मटेरियल ऑर्डर पैदा करा था तो उसने बस उसको एक काम सौंपा था कि वो था एग्जिस्टेंस, कि भाई बेटा तू सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, टू एग्जिस्ट और टू बीइंग इन एग्जिस्टेंस इज द मटेरियल ऑर्डर। फिर आते हैं प्लांट और बायो ऑर्डर पे। प्लांट और बायो ऑर्डर में आपको मिलती एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ, ठीक है। मतलब प्लांट्स के अंदर विल तो होती नहीं है, विल नहीं होती पर वो ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, बायो ऑर्डर ग्रो करता है आपका। तो उसको नेचर ने जब वो पैदा हुआ था उसको क्या चीज़ दी कि तू एग्जिस्ट करेगा और तेरे अंदर ग्रोथ होएगी। तो ये मिल गई प्लांट ऑर्डर को चीज़ें। एनिमल ऑर्डर को चीज़ें मिलती हैं कि तू भाई एग्जिस्ट भी करेगा, तू ग्रो भी करेगा और तेरे अंदर एक इच्छा होएगी जीने के लिए, उसको कहते हैं विल टू लिव। एनिमल ऑर्डर के अंदर विल टू लिव होती है सर्वाइवल के प्रति अपने। आप कहीं भी देखो पूरे जंगल में भाई हर किसी को अपनी सर्वाइवल की पड़ी रहती है। एनिमल्स की जो माएँ होती हैं, मदर एनिमल्स होती हैं, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल जो है उनका वो उनके इनेटनेस में है। नेचर ने उनको इनेट चीज़ में दे दिया उसको कि भाई आपके अंदर है विल टू लिव। अब आते हैं भाई अपने ह्यूमन ऑर्डर पे। ह्यूमन ऑर्डर या नॉलेज ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या है? तीनों चीज़ें तो है, देखो एग्जिस्ट करेंगे ह्यूमंस, ह्यूमंस ग्रो भी करेंगे, ह्यूमंस के अंदर विल टू लिव भी है। उसके साथ आ जाती है आपकी डिज़ायर्स, डिज़ायर्स आती है, हैप्पीनेस आती है। तो ये टेबल बन रही है देखो। मटेरियल ऑर्डर में होती है सॉइल वाटर मेटल्स, उनकी सिर्फ एग्जिस्टेंस है। और प्राणिक, प्राणिक मतलब बायो ऑर्डर, बायो ऑर्डर में प्लांट ट्रीज आते हैं, उनके साथ एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ है। एनिमल ऑर्डर में एनिमल्स और बर्ड आते हैं, उनके साथ एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ है और विल टू लिव है। आगे बात समझ, सर्वाइवल के लिए एक विल है कि मेरे को जिंदा रहना है भाई। ह्यूमन ऑर्डर में आ गए ह्यूमन बींग्स, इनके पास एग्जिस्टेंस ग्रोथ है, विल टू लिव विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जरूरी है, प्रोस्पेरिटी जरूरी है। ये होती है एम्बिशंस जो होते हैं ना इंसान के अंदर, विच आर इनेट गिवन बाय नेचर। तो ये होती है भाई इनेटनेस। इनेटनेस मतलब धारणा जो आपको नेचर ने दी है बाय बर्थ। 4 ऑर्डर होते हैं, 4 ऑर्डरों की अलग अलग 4 धारणाएं होती हैं, वो मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन ऑर्डर? ठीक है, बहुत सारी होती है देखो। सबसे पहले परसिवरेंस, धीरता, यानी कि भाई मुझे अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए, मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है, विच इज़ कॉल्ड परसिवरेंस। मेरे को मरना नहीं है, परसिवरेंस मिलती है, वो होती है आपकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती है ब्रेवरी, वीरता। आई एम रेडी टू हेल्प अदर्स टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, ये होती है आपके अंदर से ब्रेवरी। एक होती है आपकी जनरोसिटी, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, माई बॉडी एंड वेल्थ टू हेल्प द अदर्स टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी जो होती है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें देख सकते हो। क्या क्या है देखो, मटेरियल ऑर्डर के कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, पैदा होएगा मिट जाएगा, ठीक है, मिट्टी बनती है घट जाती है, ठीक है। प्लांट ऑर्डर में क्या होता है, देखो पैदा तो होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, फिर वो क्या बोलते हैं, मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। एनिमल ऑर्डर में ठीक है, पैदा हो गया, उसके अंदर एक फिर थिंकिंग आएगी कि वो क्रूर है, क्रूअल है वो, या नॉन क्रूअल है। क्रूअल नॉन क्रूअल की बात आ जाती है एनिमल ऑर्डर में। और ह्यूमंस के अंदर आती है परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब एक इच्छा, जीने की इच्छा। फिर आती है ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब आपकी वीरता, कि ह्यूमंस आर ब्रेव। और एक आती है जनरोसिटी, कि आप दूसरों की मदद करना चाह रहे हो, वो आती है आपकी ह्यूमन ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते,
व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ये मैंने आपको बता दिया, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। आगे बढ़ते कि प्रेजेंट द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। तो भाई ये आप ध्यान से देख लेना, मैं आपको ज़्यादा इसको समझा नहीं पा रहा, आप इसको एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से वही आ गया, व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, ये ऊपर बता चुका हूँ मैं, देख लेते हैं एक और बार। हाउ इज द ह्यूमन ऑर्डर रिलेटेड टू द अदर 3 ऑर्डर से, देखो पीयूटी में यही वाला सवाल आया था, हाउ इज द ह्यूमन ऑर्डर रिलेटेड टू अदर 3 ऑर्डर्स, कैसे रिलेटेड है। तो देखो ह्यूमंस के अंदर आती है, जो सबसे पहले आती है एग्जिस्टेंस। वो हमने एग्जिस्टेंस किससे ली है भाई, सॉइल, वाटर और एयर से हमने एग्जिस्टेंस ली है, उसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते, ठीक है। प्लांट से हमने क्या लिया है, प्लांट से हमने ऑक्सीजन ली है और प्लांट से हमने फ्रूट्स लिए। तो ये हो गया आपने का मटेरियल प्लांट ऑर्डर से। और बायो ऑर्डर से हमने क्या लिया है, देखो बायो ऑर्डर से हमने मीट लिया है, उनका फ्लैश लिया है, ठीक है। और एनिमल्स जो है हमको पॉलिनेशन से हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में अपने कि पॉलिनेशन, बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, वे क्या करती है, एक फ्लावर से, एक फ्लावर है मान लो, ये रहा फ्लावर से सीड लेके जाती है, दूसरे फ्लावर पैदा कर हो जाते हैं, तो विच इज पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमल ऑर्डर। तो ह्यूमंस की जो लाइफ पॉसिबल है ना, वो इन तीनों ऑर्डर की वजह से पॉसिबल है। यानी कि मटेरियल ऑर्डर नहीं होता, सॉइल नहीं होती, वाटर नहीं होता, तो भाई कुछ भी नहीं होता, ह्यूमंस भी नहीं होते, फिर फ्रूट्स नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं होती और क्रॉप्स नहीं होते आपके, तो भी आप जिंदा नहीं रह सकते। और एनिमल्स नहीं होते जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारी चीज़ें, तो तब भी आप जिंदा नहीं हो सकते। तो यही बताना चाह रहे हैं कि आप तीनों ऑर्डर्स की वजह से जिंदा हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन रिसाइकलेबिलिटी ऑफ अदर एनी 2 यूनिट्स, ये पढ़ लेना भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फॉर्मेंस, एक्सप्लेन द कॉन्फॉर्मेंस इन 4 ऑर्डर्स। कॉन्फॉर्मेंस भाई एक जनरल चीज़ होती है क्या कि कंप्लायंस क्या है, यानी कि फ्रेमवर्क क्या है जिस पे आप काम करते हो, जिस पे ऑर्डर्स काम करते हैं, इनके फ्रेमवर्क क्या है, उसको कहते हैं अनुसंहिता, उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेंस, कि किसी तो फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होंगे। तो मटेरियल ऑर्डर जो होता है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फॉर्मेंस पे काम करता है। जो हमारा बायो ऑर्डर होता है वो करता है आपका सीड कॉन्फॉर्मेंस पे, यानी कि ये सीड से ही पैदा होते हैं, ठीक है। एनिमल ऑर्डर होता है आपका ब्रीड कॉन्फॉर्मेंस पे, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं आपस में एनिमल्स, तो इनका ब्रीड कॉन्फॉर्मेंस होता है। और ह्यूमन ऑर्डर में होता है आपके राइट वैल्यूज और संस्कार का कॉन्फॉर्मेंस होता है, कि ह्यूमंस के अंदर मोरालिटी होती है, संस्कार होते हैं। तो हमारे जो फ्रेमवर्क काम करते हैं भाई, वो राइट वैल्यूज पे काम करते हैं। एनिमल्स के ब्रीडिंग पे काम करते हैं फ्रेमवर्क, और बायो ऑर्डर का सीड पे काम करता है फ्रेमवर्क, और मटेरियल ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। हाउ द एक्टिविटी इज इन द ह्यूमन ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट ऑर्डर। ये भाई आप सब समझ जाना, डिज़ायर होती है ह्यूमंस के पास, बाकी सब चीज़ों के पास डिज़ायर नहीं होती, दैट्स इट। और आगे बढ़ते। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नेचर इज लिमिटेड एंड स्पेस इज अनलिमिटेड। देखो नेचर के पास 4 ऑर्डर होते हैं, पर नेचर उन 4 ऑर्डर तक ही सीमित है, सिर्फ 4 ऑर्डर तक सीमित है, मटेरियल से लेके ह्यूमंस तक। उसके बाहर नेचर एग्जिस्ट नहीं करती। जहाँ ह्यूमंस ने एग्जिस्ट करना बंद कर दिया, वहाँ नेचर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ह्यूमंस नहीं है तो मतलब जहाँ तक ह्यूमंस पहुँच पाए हैं वहीं तक ही नेचर है बस। उसके बाद जो स्पेस होता है ना भाई, उसका नो साइज है, यानी कि यू नो कि यूनिवर्स जो है आपका इन्फिनाइट है। दैट इज़ वाई स्पेस इज इन्फिनिट एंड नेचर इज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। वही अब आते हैं हम यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 जो आपकी है वो प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड है, प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड है वो। तो देखो जैसे भी आपने 1 to 4 यूनिट में जो भी सीखा है,
वो यहाँ पे काम आएगा यूनिट नंबर 5 पे, आपका एथिकल कंडक्ट वगैरह, और आपका जो भी मतलब वो होती है ना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ये सब आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो गया, और आपकी इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी की लेवल पे, और नेचुरल लेवल पे कैसे काम करती हैं चीज़ें, वो सब आते हैं यूनिट नंबर 5 में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट आर द इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद मटेरियल थिंग्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि यूटिलिटी वैल्यू, आर्टिस्टिक वैल्यू और कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। यानी कि यूटिलिटी वैल्यू होती है उपयोगिता मूल्य, कि द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। और आर्टिस्टिक वैल्यू होती है द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इट्स यूटिलिटी। तो देखो यूटिलिटी वैल्यू में क्या होता है कि आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। आर्टिस्टिक वैल्यू होती है सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए होती है, उसकी प्रिजर्व कर सकते हो उसको, ठीक है, कि दिखने में अच्छी है, उसके मूल्य सिर्फ दिखने लायक है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यूटिलिटी वैल्यू तो आप यूटिलाइज कर लोगे, आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, बट आर्टिस्टिक वैल्यू बस उसको प्रिजर्व करती है, उसको यूटिलाइज नहीं करती। जैसे कि द यूटिलिटी ऑफ अ पेन इज इन राइटिंग, ठीक है, और प्रोवाइडिंग अ कैप टू द पेन। यानी कि देखो एक पेन है, आपके पास एक पेन है, तो ये आपको राइटिंग में हेल्प कर रहा है, तो आपकी एक यूटिलिटी वैल्यू हो गई। बट जो पेन की जो कैप है ऊपर वाली, तो वो सिर्फ आपकी इंक को बाहर निकलने से रोक रही है ना, सिर्फ इंक को ही तो रोक रही है, तो उसकी जो है वो आर्टिस्टिक वैल्यू है, ना कि यूटिलिटी वैल्यू। आगे बढ़ते देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, हाउ कैन इट बी एश्योर्ड। तो डिफिनेटिवनेस क्या होती है वो पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, जो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, जो डेवलप होती है आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, वो लीड करती है आपकी डिफिनेटिवनेस। यानी कि आपको एथिकल ह्यूमन कंडक्ट पे पूरा विश्वास है, आप डिफिनाइट हो उसके प्रति, विच इज़ लेड थ्रू बाई, किसकी तरफ होती है वो राइट अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ से आती है, वो आती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन से। तो यानी कि डिफिनेटिवनेस जो आती है आपकी, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वजह से आती है। हाउ कैन इट बी एश्योर्ड, हम उसको एश्योर कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर डिफिनेटिवनेस है आपकी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के रिलेटेड। तो आपकी जो वैल्यूज़ होती है, मूल्य जो होते हैं आपके, उसकी तरह आपकी पॉलिसीज़ जो हैं, आपकी कैरेक्टर कैसी है, यानी कि आपके मूल्य क्या है, आपकी नीति क्या है, और आपका चरित्र कैसा है। आपकी मूल्य, आपकी नीति और आपका चरित्र लीड करते हैं आपको आपकी डिफिनेटिवनेस की तरफ। किसकी तरफ? डिफिनेटिवनेस किसके प्रति? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉमेंट ऑन प्रोफेशन इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। प्रोफेशन क्या होता है? तो प्रोफेशन इज अ चैनल फॉर पार्टिसिपेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स इन लार्ज इन ऑर्डर टू परस्यू द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। प्रोफेशन होता है भाई, एक ह्यूमन है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है टू फाइंड द ह्यूमन गोल। ह्यूमन गोल फाइंड करने में जब ह्यूमन अपनी ह्यूमन सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स? ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं भाई आपकी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट आपको जनरेट करनी होती है अपने प्रोफेशन के प्रति। और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कैसे आती है? वो राइट डिफिनेटिवनेस से आती है। डिफिनेटिवनेस से आती है आपकी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। और जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होती है आपकी, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, वो लीड करती है प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ। तो अगर आपके पास अपने चरित्र अच्छा है, आपकी पॉलिसीज़ यानी कि आपकी नीति अच्छी है, आपके मूल्य अच्छे हैं, आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, तो आपको एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मिल जाएगा। और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से लीड करता है आपको प्रोफेशनल
एथिक्स की तरफ। तो भाई बेसिकली ये समरी है इसकी, आपको अपनी वैल्यूज़ अच्छे रखने हैं, आपकी पॉलिसीज़ अच्छी रखनी है और आपके कैरेक्टर अच्छा रखना है, तब आपको प्रोफेशनल एथिक्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स? कॉम्पिटेंस देखो क्या होता है, कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग होता है आपका कॉम्पिटेंस। और प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंस कैसे काम होता है? तो डेवलपिंग एथिकल कॉम्पिटेंस इन इंडिविजुअल इज द ओनली इफेक्टिव वे टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। देखो अगर आप कोई प्रोफेशन में काम कर रहे हो ना, तो अगर आपके उसके अंदर एथिक्स डेवलप करने कि हाँ जी मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो आपके अंदर भाई कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। इंटेंशंस का इसमें रोल कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कॉम्पिटेंस का रोल है। अगर आप कॉम्पिटेंट हो तभी आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो आते हैं आपके अंदर। दैट्स इट। ये पढ़ लेना कि क्लैरिटी अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने अंदर, और आपका म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर होना चाहिए, म्यूचुअली इनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर होना चाहिए। ये सब बातें हैं, बट बेसिकली यही है कि अगर आप एथिकली कॉम्पिटेंट होना है आपको, एथिकली कॉम्पिटेंट अगर आप हो तभी आप भाई अपना प्रोफेशनल एथिक्स आते हैं आपके अंदर, एथिकली इनकॉम्पिटेंट होने से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर? क्या होता है? तो द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एंटिटीज ऑफ नेचर। यानी कि अगर आपको अंदर से रिलेटेडनेस फील हो रही है, रिलेट कर पा रहे हो आप किसके साथ? अदर ह्यूमन बीइंग्स के साथ और एनिमल्स ऑर्डर के साथ, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो भाई यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है आपका? रिलेटेडनेस विद अदर ह्यूमंस एंड अदर एंटिटीज ऑफ नेचर। यानी कि अगर आप हार्मनी में रह सकते हो किसी दूसरे के साथ, सोसाइटी के साथ, तो वो आता है आपके यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ वैल्यू बेस्ड लिविंग एट ऑल 4 लेवल्स? देखो आपको वैल्यूज के साथ रहना पड़ता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड एट द लेवल ऑफ नेचर। देखो अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके अंदर वैल्यूज कैसे होनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पॉन्टेनियस जॉयफुलनेस, पीस, कंटेंटमेंट, ब्लिस इन सेल्फ, परसिवरेंस, ब्रेवरी एंड जनरोसिटी। तो ये जब सारी वैल्यूज होएगी ना, तो आप अपने साथ हार्मनी में रहोगे। बेसिकली भाई आप ये सोचोगे भाई क्यों पढ़ रहे हैं ये सब हम? वीडी का एक पर्पज़ है हार्मनी, कि आप हर चीज़ के साथ हार्मनी में कैसे आ सकते हो। इंडिविजुअल के साथ हार्मनी में आना है आपको, तो ये सारी वैल्यूज़ करनी पड़ेंगी आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जॉयफुलनेस, पीस, कंटेंटमेंट, ये सब अगर आपके अंदर है तो आप एट द इंडिविजुअल लेवल आप हार्मनी में हो। अब आते हैं एट द लेवल ऑफ फैमिली। आपको फैमिली बेसिस पे भाई अगर आपको हार्मनी जनरेट करनी है तो कैसे करोगे? प्रॉस्पेरिटी वगैरह कैसे जनरेट होती है? वो होती है रिस्पेक्ट के साथ, ट्रस्ट के साथ और म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ। अगर आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हो हर किसी की, तो आप फैमिली लेवल पे अच्छे हो जाओगे, मतलब हार्मनी हो जाएगी फैमिली लेवल पे। सोसाइटी लेवल पे कैसे आती? तो फियरलेसनेस इन सोसाइटी, ट्रस्ट इन सोसाइटी, होलिस्टिक सिस्टम सच एज एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज। यानी कि 5 वो थे ना भाई, कि एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और स्टोरेज होनी चाहिए। अगर वो सब है तो हार्मनी होगी आपकी सोसाइटी के अंदर। और नेचर के साथ तो भाई आपको नेचर की रिस्पेक्ट करनी और कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए आपकी हर इंसान के साथ, हर इंसान के साथ, ह्यूमंस के साथ, एनिमल्स के साथ, ट्रीज़ के साथ, हर चीज़ के साथ अगर आपकी कोएग्जिस्टेंस है तो हार्मनी हो जाएगी आपकी नेचर लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू द करंट वर्ल्ड व्यूज लीड टू कॉन्ट्रडिक्शंस एंड डिलेमास इन प्रोफेशनल लाइफ?
देखो जो डिलेमा होता है ना और जो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं वो आते हैं अपने वर्ल्ड व्यूज़ के साथ। तो अभी का जो वर्ल्ड व्यू है वो कैपिटलिस्टिक है कि भाई अपने आप को वेल्दी बनाना है हमको, चाहे वो कुछ भी हो भाई, चाहे किसी को मार के किसी दूसरे को हर्ट करके भी अगर पैसा मिल रहा है ना तो सिर्फ पैसा कमाना है लोगों को, विच इज़ रॉन्ग, विच लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शंस एंड डिलेमास इन द सोसाइटी। अगर आप सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचोगे और हार्मनी के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका कॉन्ट्रडिक्शन और डिलेमा आ जाएगा। और इतना बड़ा पैराग्राफ ये सारा सिर्फ उसी के लिए लिखा गया है, आप इसको पढ़ लेना। बट बेसिकली ये है कि आज के वर्ल्ड में हम सोचते हैं कि सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ है और हैप्पीनेस छोड़ देते हैं, सुकून छोड़ देते हैं, ग्रीड आ जाता है भाई लोगों के अंदर कि सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन और डिलेमा को लीड करता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूएशन ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखो, कैटरिंग फॉर ह्यूमन रियल नीड्स, जो हमारी ह्यूमन नीड्स है अगर वो टेक्नोलॉजी उसको फुलफिल कर पा रही है तो वो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी है। कंपैटिबिलिटी विद नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल, अगर नेचर के साथ और नेचर की साइकिल के साथ वो कोई खिलवाड़ नहीं कर रही, साइड इफेक्ट नहीं है उसका नेचर पे, तो टेक्नोलॉजी वो अच्छी है। और यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट एंड मटेरियल, देखो किसी भी चीज़ को बिना एक्सप्लॉइट करे अगर वो अच्छे से टेक्नोलॉजी काम कर रही है तो वो अच्छी है। सेफ, यूज़र फ्रेंडली एंड कंडक्टिव टू हेल्थ, यानी कि कोई उसका सेफ है, बिल्कुल हेल्थ के साथ उसका कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, तो वो अच्छी है। प्रोडक्टिबल विद लोकल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो लोकली प्रोड्यूस कर सकते हो आप उस टेक्नोलॉजी को, और मतलब लोकल ही वर्कर्स उस पर काम कर सकते हैं, तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी है। प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, देखो आज की डेट में भाई एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसको प्रमोट कर पा रही है तो अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर उस टेक्नोलॉजी की लो कॉस्ट और एनर्जी एफिशिएंट है तो अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ह्यूमन इंटरेक्शन और कोऑपरेशन अगर वो बढ़ा रही है तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे 8-10 पॉइंट जो हैं ये सारे अच्छी टेक्नोलॉजी को, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। मेंशन सम ऑफ द अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन ह्यूमन सोसाइटी टुडे, क्या होती है अनएथिकल प्रैक्टिस? होती है यानी कि जो शेडी चीज़ होती है, शेडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इज अनएथिकल। करप्ट जो चीज़ें होती है वो कौन कौन सी होती है? देखो, टैक्स इवेजन एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, यानी कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर रही है। अब जैसे महाकुंभ जा रहे हैं भाई लोग, ट्रेन चल रही है लोगों के लिए, और लोग क्या है ट्रेन को ही तोड़ रहे हैं। तो भाई टैक्स पेयर तो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेयर तो टैक्स पे कर रहा है, कर दिया उसने, बट उसकी जो चीज़ है पब्लिक फंड्स का जो मिसयूज़ हो रहा है ना, तोड़ रहे हैं लोग, कंडक्ट नहीं है। तो जो एथिकल कंडक्ट जो मिसिंग है ना वो अनएथिकल चीज़ हो गई, टैक्स इवेजन, ठीक है। मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, अनएथिकल एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन, देखो अब प्रोपेगेंडा चलता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का चलता है या रिलीजन्स का चलता है, प्रोपेगेंडा होता है वो भी अनएथिकल होता है। कट थ्रोट कंपटीशन, देखो ये भी डिफरेंस है, ये भी अनएथिकल चीज़ है कि हर सेक्टर में, एवरी सेक्टर हैज़ कट थ्रोट कंपटीशन नाउअडेज। आईटी सेक्टर देख लो, आईटी जेई के लिए भाई इतने प्रिपेयर करते हैं लोग, इतनी भीड़ है, तो कट थ्रोट कंपटीशन विच इज़ ऑल्सो अनएथिकल, ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस एंटाइसमेंट्स, देखो वोट बैंक का आपने एक टर्म सुना होगा कि वोट बैंक होता है, तो लोगों को सिर्फ इंटाइज करते हैं चीज़ों के लिए, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे दे दिया था कि आपको फ्री बिजली पहुंचाएंगे सिर्फ, बट उनके लिए फिर काम नहीं कर पाए ना भाई वो गवर्नमेंट, तो वो तो भी अनएथिकल चीज़ थी। अडल्ट्रेशन एंड स्पूरियस प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि आपका जो फूड होता है, आपने सुना होगा पनीर जो होता है वो नकली बनता है, नकली पनीर हो गया, नकली दूध हो गया, सारी चीज़ों में मिलावट है, वो अनएथिकल है। एंडेजरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल चीज़ है कि पब्लिक सेफ्टी,
को निगलेक्ट कर दिया जाता है काफ़ी जगहों पे। जैसे अभी भी स्टैम्पीड वगैरह हो रहे हैं सोसाइटी में, महाकुंभ वगैरह में भी स्टैम्पीड चल रहे हैं, ठीक है। और फिर मणिपुर में देख रहे हो मतलब राइट्स चल रहे हैं। तो ये सब पब्लिक सेफ्टी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये अनएथिकल है। होर्डिंग एंड ओवर चार्जिंग एटसेट्रा, दिस लिस्ट कुड बी मच लॉन्गर। यानी कि आपको जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिस दिखते हैं ना वो सारी इसमें लिख देना कि ये सारी चीज़ें होती है। अच्छे से एक्सप्लेन कर देना उसको कि आज की सोसाइटी में हम देखो टैक्स इवेजन करते हैं, या फिर प्रोपोगंडा चल रहा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है, वीकनेस एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों की, अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है चीज़ों में, और पब्लिक सेफ्टी को इंडेंजर करते हैं, चीज़ों पे ज़्यादा प्राइस की चीज़ें खरीद मतलब लगाते हैं उस पर। दैट्स इट, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है तो सारी एक्सप्लेन करते हैं ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। और जितने भी सारे सवाल है मैंने जितने भी ऊपर कराए आप इसे अच्छे से देख लेना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके 80 to 90% मार्क्स UHV में आ जाएंगे। और कुछ और चीज़ देखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, मैंने सारी चीज़ें यूनिट 1 to यूनिट 5 इसमें एक्सप्लेन कर दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन।